गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्ञान सुधा के अंदर मैं आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास एवं सार्वजनिक अर्थशास्त्र के बारे में बात करूंगी। और आज का विषय जो हम ले रहे हैं वो है आर्थिक वृद्धि एवं विकास। मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि इसमें अगर कोई नोट्स आप लेना चाहें ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आर्थिक वृद्धि एवं विकास में के लिए जानने के लिए हम ये जानने की पहले कोशिश करेंगे कि इन दोनों ये शब्द हैं, दोनों आर्थिक वृद्धि और विकास, इनमें क्या अंतर है। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, आर्थिक वृद्धि और विकास क्या है। आर्थिक विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि होती है। आर्थिक वृद्धि का संबंध देश की प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में एक मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से है। तो निरंतरता वृद्धि में दोनों में है, लेकिन अंतर थोड़ा सा है कि ये दरअसल आर्थिक वृद्धि जो है वो क्वांटिटेटिव इंक्रीमेंट है, क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट है, और जो आर्थिक विकास है वो क्वालिटेटिव है। अब आगे हम और इसको स्पष्ट करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। आर्थिक वृद्धि का संबंध देश की प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में एक मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से है, जो कि उसकी श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होती है। यानी कि अब देखिए, श्रम शक्ति यानी लेबर फोर्स भी बढ़ रहा है, उपभोग यानी कि कंजम्पशन का लेवल भी बढ़ रहा है, और पूंजी यानी कि कैपिटल बढ़ रहा है, और व्यापार की मात्रा यानी कि ट्रेडिंग यानी कि वहाँ पे कंटिन्यूअस व्यापार चल रहा है, उसकी मात्रा में भी प्रसार हो रहा है। तो यह हम कह रहे हैं कि आर्थिक वृद्धि है। आर्थिक विकास एक विस्तृत धारणा है। यह आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं, प्रेरणाओं और संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। यह प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक परिवर्तनों से, जैसे वृद्धि के अंतर्निहित निर्धारकों का वर्णन करता है। विकास में वृद्धि और ह्रास दोनों सम्मिलित होते हैं, यानी विकास इज अ ब्रॉडर टर्म। देयर इज ऑफ कोर्स अ कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट, continuous increase in the what to say, growth is there, but there can be, वृद्धि में ह्रास भी हो सकता है। तो ह्रास और वृद्धि दोनों इसमें शामिल होते हैं। एक अर्थव्यवस्था वृद्धि कर सकती है, परंतु वह विकास नहीं कर सकती, क्योंकि प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक परिवर्तनों के अभाव के कारण गरीबी, बेरोजगारी और असमानताएं निरंतर विद्यमान रहती हैं। तो इनइक्वालिटीज़ एंड इनकम रह सकता है ना। और मतलब देखिए, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात हम कर रहे हैं इसमें, तो वो हो सकता है। तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं, और बेरोज़गारी और असमानताएं भी निरंतर विद्यमान रह सकती हैं। परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के अभाव के कारण, विशेषकर जब जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तो आर्थिक वृद्धि के बिना विकास के बारे में सोचना भी कठिन होता है। सो वृद्धि विकास में शामिल है, लेकिन विकास उससे भी एक ब्रॉडर टर्म है, और वृद्धि जो है वो नैरो टर्म है। तो सामान्यतः आर्थिक वृद्धि एवं विकास को एक ही अर्थ में जान लिया जाता है। ये शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्दों के रूप में अभिव्यक्त भी किए जाते रहे हैं, परंतु कालांतर में चलकर कुछ अर्थशास्त्रियों ने इन दोनों शब्दों को अलग अलग अर्थ में प्रस्तुत किया है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को, आर्थिक वृद्धि का आशय संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि के द्वारा प्राप्त बढ़ते हुए उत्पादन से है। वृद्धि एक प्रक्रिया है एवं आर्थिक वृद्धि इस प्रक्रिया का एक पक्ष है। सामान्य रूप से वृद्धि से अभिप्राय है बढ़ना। अतः अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि आर्थिक वृद्धि की सूचक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जितने भी क्वांटिटेटिव इंक्रीज हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं, इनमें अगर क्वांटिटेटिवली इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वृद्धि आर्थिक वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि को हम दो तरीके के भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि रेनॉल्ड्स नाम के एक अर्थशास्त्री ने बताया था। उसमें एक है विस्तृत वृद्धि और दूसरी है गहन वृद्धि। सो वन इज एक्सटेंसिव ग्रोथ, अदर इज इंटेंसिव ग्रोथ।
आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने का तरीका घरेलू उत्पादन वृद्धि दर में से जनसंख्या वृद्धि दर को अगर घटाया जाए तो हम जान पाएंगे कि आर्थिक वृद्धि असल में किस तरीके की हो रही है। तो उत्पादन में होने वाली वृद्धि या तो जनसंख्या वृद्धि द्वारा अवशोषित होती है, सारी की सारी अगर मान लीजिए जनसंख्या मतलब अगर बढ़ जाती है उतनी ही इक्वली तो सारा उसका एक कंजम्पशन जनसंख्या कर लेगी उस वृद्धि का। तो या प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि या दोनों के द्वारा अवशोषित हो जाती है। तो ऐसी दशा को जब उत्पादन की बढ़ी हुई क्षमता का पूर्ण अवशोषण अगर जनसंख्या द्वारा कर लिया जाता है तो और प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि दिखाई नहीं देती है तो इसे विस्तृत वृद्धि कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव ग्रोथ। सो एक्सटेंसिव ग्रोथ पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए ये आप लोग इस परिभाषा को इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर जनसंख्या में वृद्धि और जो जीएनपी जीडीपी में जो वृद्धि है वो दोनों इस प्रकार से बढ़ रहे हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि दिस इज़ एक्सटेंसिव ग्रोथ। और एक ऐसी दशा जिसमें जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष उत्पादन की क्षमता में तीव्र वृद्धि हो जाती है, यानी कि जीडीपी ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है और जनसंख्या में वृद्धि जो है वो उतनी तेज़ गति से नहीं है, तो इससे प्रति व्यक्ति आय जो है तेज़ी से बढ़ सकती है। तो इस दशा को हम कहते हैं इंटेंसिव ग्रोथ। सो इंटेंसिव ग्रोथ इज़ इससे साफ पता चलता है कि इंटेंसिव ग्रोथ इज़ अ बेटर कॉन्सेप्ट देन एक्सटेंसिव ग्रोथ। और साइमन कुजनेट्स जो थे वो ग्रोथ पर उनका एक बहुत अच्छा वर्क है और वो बहुत जाने माने डेवलपमेंट के इकोनॉमिस्ट हैं साइमन कुजनेट्स। तो उन्होंने आर्थिक वृद्धि की परिभाषा देते हुए कहा कि इसे प्रति व्यक्ति अथवा प्रति श्रमिक उत्पाद की स्थिर वृद्धि से संबंधित किया जा सकता है, जो बहुधा जनसंख्या में होने वाली वृद्धि एवं संरचनात्मक परिवर्तन के पूर्णांक के साथ साथ होती है। तो यह बात ये कर रहे हैं कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि भी हो रही है, संरचनात्मक परिवर्तन भी हो रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है और जो प्रति श्रमिक उत्पाद है वो स्थिर रूप में वृद्धि कर रहा है, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ ग्रोथ। इसके बाद कुजनेट्स ने एक देश में एक लेक्चर के दौरान ये कहा था कि एक देश की आर्थिक वृद्धि को पूर्ति की क्षमता में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि के द्वारा परिभाषित जिसके द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा जनसंख्या को विभिन्न आर्थिक वस्तुओं की पूर्ति करना संभव बनता है। तो यह बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता तकनीक के उन्नत होने एवं संस्थागत व वैचारिक समायोजनों पर निर्भर करती है जो इसकी मांग करते हैं। इस प्रकार साइमन कुजनेट्स की परिभाषा में 3 हम फैक्टर्स देख सकते हैं और इससे और स्पष्ट होता है कि एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। तो पहला है, एक राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि वस्तुओं की पूर्ति में होने वाली वृद्धि के द्वारा अभिव्यक्त की जा सकती है। इसका मतलब वस्तुओं की सप्लाई यानी कि प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अगर इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली उसकी सप्लाई बढ़ रही है, तो हम इसको एक राष्ट्र में आर्थिक वृद्धि कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे आर्थिक वृद्धि हेतु समुन्नत तकनीक आवश्यक दशा है, यानी कि कोई एक नई इम्प्रूव टेक्नोलॉजी उसमें अगर यूज़ हो रही है और नई टेक्नोलॉजी के साथ में इसमें हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। नंबर 3 है कि तकनीक के व्यापक एवं समर्थ प्रयोग इसके विकास हेतु संस्थागत एवं वैज्ञानिक समायोजन आवश्यक है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल यानी कि कुछ स्ट्रक्चरल और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल और वैज्ञानिक नए दृष्टिकोण भी इसमें आवश्यक है। ये साइमन कुजनेट्स के द्वारा दी हुई परिभाषा से स्पष्ट होता है कि उन्होंने 3 बातों को कहा। तो आर्थिक वृद्धि के अगर हम लक्षण देखें तो आर्थिक वृद्धि के मुख्य लक्षण क्या रहेंगे? आर्थिक वृद्धि बढ़ती हुई राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय को सूचित करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए और नेशनल इनकम भी बढ़नी चाहिए। तो ये एक तो पहला सूचक होगा कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। नंबर 2, आर्थिक वृद्धि क्रमिक एवं दीर्घकाल में स्थिर होती है, यानी कि अगर ये कंटिन्यूस बढ़ती चली जाएगी और लॉन्ग टर्म में ये एक लेवल पे आकर के कांस्टेंट हो जाएगी और लेकिन वो बढ़ती रहेगी, उस रेट से इंक्रीमेंट होता रहता है।
नेक्स्ट है थर्ड, इसका जो लक्षण है वो ये है कि इसके अधीन प्रणाली के एक या अधिक आयामों में विस्तार होता है। यानी कि कोई भी जो सिस्टम है इसके अधीन, उसमें जैसे मैंने अभी टेक्नोलॉजी की बात करी, तो इनमें कहीं ना कहीं, या इंफ्रास्ट्रक्चरल है, इनमें भी इन आयामों में निश्चित तौर पे एक विस्तार, एक्सपेंशन दिखेगा। जैसे ट्रेड में एक्सपेंशन दिख रहा है, कंजम्पशन में एक्सपेंशन दिख रहा है, सो एक्सपेंशन दिखेगा। नंबर चौथा है, प्रायः इसे विकसित देश की समस्याओं से संबंधित किया जाता है। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये ग्रोथ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये एक स्थिर दशा में, क्योंकि विकसित देश अपने आप में विकसित हो चुके होते हैं, अब उनके पास में कहते हैं ना कि एक मैक्सिमम लेवल प्राप्त करने के बाद में फिर अब ग्रोथ किस प्रकार से देखी जाए, तो वो इस प्रकार से ही, यही एक आकलन है जिस तरह से वो उन समस्याओं को, अगर हम विकसित देश में देखें तो उन समस्याओं से संबंधित बात करें तो हम कहेंगे कि ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ को मापने के ये तरीके हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ती चली जा रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पांचवा है कि आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका पहलू है, इसका एक लक्षण सबसे बड़ा ये है कि दिस इज़ बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक मात्रात्मक प्रक्रिया, इट्स अ प्रोसेस विच इज़ कंटिन्यूअस एंड दिस इज़ क्वांटिटेटिव इंक्रीमेंट प्रोसेस। छठा है, आर्थिक वृद्धि से आशय दी हुई संस्थागत दशाओं में आर्थिक प्राचलों के मूल्यों में होने वाला परिवर्तन। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं संस्थागत दशाओं में, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल हमारे पास में हैं, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें, इन सब के मूल्यों में भी परिवर्तन आता है, तो हम इसको कहेंगे कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। और इसके अलावा हम अब देखते हैं कि आर्थिक विकास क्या है। तो आर्थिक विकास की कोई निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा विकास के भिन्न भिन्न आधारों को दृष्टि में रखकर देने का प्रयास किया है, और सुविधा की दृष्टि से इन विभिन्न परिभाषाओं का निम्न पॉइंट्स के आधार पे हम निम्न शीर्षकों या निम्न क्लासिफिकेशन के आधार पर इनकी परिभाषाओं को देख सकते हैं। एक तो ये है कि विकास की परिभाषाओं को हम देखते हैं, तो एक तो है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में दी गई परिभाषाएं, यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो सुनिश्चित है ही, अगर विकास हो रहा है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो होनी ही चाहिए। तो एक तो इस क्लासिफिकेशन के तहत लोगों ने अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं दी। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में इसकी परिभाषाएं दी। तो और तीसरा एक इन्होंने सर्वांगीण विकास के रूप में परिभाषाएं दी। तो अब हम पहली बारी धारणा के ऊपर बात करते हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इस आधार पर जो परिभाषा है उसमें जो अर्थशास्त्री हैं, फेमस अर्थशास्त्री रहे मेयर एंड बॉल्डविन ने कहा कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया, इट्स अ प्रोसेस, जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। तो इन्होंने राष्ट्रीय आय में लॉन्ग टर्म में वृद्धि होने की बात कही और ये कहा कि देन इट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की धारणा पर आधारित परिभाषा में विलियमसन और बेट्रिक के शब्दों में उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास अथवा प्रगति से उस प्रक्रिया का बोध होता है जिसके द्वारा किसी देश अथवा प्रदेश के निवासी उपलब्ध साधनों का प्रयोग प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए करते हैं। तो ये बात आ गई कि प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में, यानी कि ये पर कैपिटा की बात करते हैं कि पर पर्सन जो वस्तुओं का उत्पादन है वो बढ़ रहा है। इट्स नॉट कि पूरा अगर आप देखें कि नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, नहीं, लेकिन पर पर्सन भी बढ़ना चाहिए, यानी कि जनसंख्या के इस पहलू को इन्होंने इसमें शामिल करते हुए इस बात को कहा है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन उससे तेज़ गति में वृद्धि उत्पादन में होनी चाहिए। बुकानन एवं एलिश के अनुसार विकास का अर्थ है विनियोग के द्वारा ऐसे परिवर्तन लाए जाएं और ऐसे उत्पादन साधनों में वृद्धि की जाए जिनसे प्राप्त प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि फलित हो और इस प्रकार अर्धविकसित क्षेत्रों की वास्तविक आय क्षमता को विकसित किया जा सके। अब आप इसमें देखिए कि विकास का अर्थ विनियोग के द्वारा ऐसे परिवर्तन लाए जाएं, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया जाए और ऐसे चेंजेस लाए जाएं और ऐसे उत्पादन साधनों में वृद्धि की जाए जिनसे पर कैपिटा इनकम में वृद्धि
हो, निश्चित हो जाए कि पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है, और इस प्रकार अर्धविकसित क्षेत्रों की वास्तविक आय क्षमता को विकसित किया जा सके। तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इस प्रकार हो कि जो लेस डेवलप्ड एरियाज ऑफ द कंट्री हैं उनमें भी वास्तविक आय क्षमता विकसित हो रही हो। अब बैरन ने क्या कहा? बैरन एक इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास अथवा प्रगति को निश्चित समय में प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने स्पष्ट करी कि जो प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन है, यानी कि ये भी बात वही उसी तरीके से है कि इसमें इस प्रकार की प्रोसेस हो, प्रगति हो, प्रोग्रेस हो कि जो जनसंख्या है उससे ज़्यादा तेज़ गति में उत्पादन हो रहा है, तभी हम ये कह पाएंगे कि प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। लास्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है आर्थिक विकास सर्वांगीण विकास के रूप में। तो आर्थिक विकास सर्वांगीण विकास के रूप में, तो इसमें ब्राइट ने कहा कि आर्थिक विकास एक बहुआयामी घटना है। उन्होंने इस बात को इसके 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए कहा कि आर्थिक विकास एक बहुआयामी घटना है जिसके अंतर्गत केवल मौद्रिक आय में होने वाली वृद्धि ही शामिल नहीं होती, बल्कि वास्तविक जैसे आपके पूरे सोसाइटी में डेवलपमेंट्स होते हैं रिगार्डिंग योर हैबिट्स, योर एजुकेशन, योर जो पब्लिक हेल्थ है, ये सारे जो पहलू हैं, ये जैसे लेजर को लेके बात है कि पीपल हैव टाइम टू हैव रिलैक्स टू मतलब लेजर यानी आराम भी कर सकते हैं। ऐसा इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है और एक पूर्ण कंप्लीट लाइफ और सुखी जीवन का कॉन्सेप्ट है उसका निर्माण होने लगता है, और सोशल एंड इकोनॉमिक जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो सुनिश्चित हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि मानव की मतलब एक तरीके से मानव की केवल भौतिक नहीं बल्कि सब तरीके की मानसिक और इस तरीके की आवश्यकताओं की जब पूर्ति सुनिश्चित हो जाती है तो हम कहेंगे कि दिस इज़ बेसिकली डेवलपमेंट। सो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी संबंधित होना चाहिए। इस तरह विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होने चाहिए। तो इसका मतलब इन्होंने सोशल कॉन्सेप्ट्स को भी लिया है, और आज हमारे पास में यूएनडीपी की द्वारा जैसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया जाता है या हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात करते हैं, जिसमें भूटान एक एशियन कंट्री है जो हमारा नेबरिंग कंट्री है विच इज़ एक्चुअली लीडिंग इन दैट इंडेक्स। इसके अलावा आप देखते हैं कि पता चलता है जैसे नेदरलैंड्स है, आपका नॉर्वे है, यहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स का जो है वो ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, और आर्थिक विकास की इन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करने से हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है। आर्थिक विषमताओं में भी कमी आती है, यानी कि इनकम इनइक्वालिटीज़ में रिडक्शन होने लगता है। ये नहीं है कि बिल्कुल इराडिकेट हो जाता है, इनकम इनइक्वालिटीज़ रहती हैं लेकिन कम होने लगती हैं। सामान्य जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में वृद्धि होती है। सो दीज आर बेसिकली द कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड नाउ वी विल, अब हम उसके लक्षण देखते हैं कि क्या लक्षण होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, दिस इज़ वन लक्षण। सेकेंड ये फीचर्स हैं। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के कारण राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, यानी कि नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम दोनों में वृद्धि होगी। तो इससे साफ बात पता चलती है कि जनसंख्या की वृद्धि से ज़्यादा तेज़ गति से प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। देन आर्थिक विकास की प्रक्रिया निरंतर होती है, यानी कि इट इज़ कंटिन्यूअस एवं दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है। फिर आर्थिक विकास की प्रक्रिया में देश के संसाधनों का समुचित विदोहन होता है, और आर्थिक विकास से जनसाधारण के जीवन स्तर एवं कल्याण में अभिवृद्धि होती है। तो यहाँ वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आया है। आप देख सकते हैं
कि इसमें वेलफेयर का कॉन्सेप्ट शामिल है, हम सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और सोशल हेल्थ की बात करते हैं। तो जहाँ हमने हैबिट्स की बात कर ली, हमने ये भी कहा कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव होता है और इंस्टीट्यूशनली डेवलपमेंट होता है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली अब हमारे पास में क्या अंतर स्पष्ट आ रहा है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में। तो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति एवं आर्थिक विकास, ये तीन एक साथ यूज़ किए जाने वाले शब्द हैं जिनको पर्यायवाची के रूप में यूज़ किया जाता है। वर्ष 1911 में शूमपीटर ने कहा था कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो उन्होंने दी थी उसमें कहा था कि आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर करना चाहिए, और उन्होंने लिखा था कि आर्थिक विकास एक स्थिर अवस्था में होने वाला एक ऐसा अविरल तथा स्वतः परिवर्तन है जो पहले से स्थापित संतुलन की अवस्था को हमेशा के लिए बदल देता है, जबकि इसके विपरीत आर्थिक वृद्धि दीर्घकाल में घटित होने वाला एक क्रमिक तथा स्थिर गति वाला परिवर्तन है जो बचत और जनसंख्या की दर में होने वाली सामान्य वृद्धि का परिणाम होता है। तो आर्थिक विकास स्थिर अवस्था में होने वाला एक ऐसा अविरल तथा स्वतः परिवर्तन है। तो अविरल है, ऑटोमेटिक चेंज है, जो पहले से स्थापित संतुलन जो कि एक स्थिति चल रही थी उसको हमेशा से बदल देता है, यानी कि इट इज़ एन अ परमानेंट चेंज टूवर्ड्स पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पॉजिटिव ग्रोथ। सो जबकि इसके विपरीत आर्थिक वृद्धि क्या है, दीर्घकाल में घटित होने वाला एक क्रमिक तथा स्थिर गति वाला परिवर्तन है जो बचत और जनसंख्या की दर में होने वाली सामान्य वृद्धि का परिणाम होता है। उर्सुला हिक्स नामी जो हमारी बहुत ही नामी अर्थशास्त्री हुई, उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक रूप से विकसित देशों के लिए किया जाता है जहां उत्पादन के साधन पहले से ही विकसित हो चुके होते हैं, और इसके विपरीत आर्थिक विकास शब्द का संबंध अल्प विकसित देशों से है जहां अवशोषित या कह सकते हैं अशोषित व अर्ध शोषित साधनों के पूर्ण उपयोग एवं विकास की संभावनाएं विद्यमान रहती हैं, यानी कि जो अभी एक्सप्लॉइट नहीं हो सके, जिनका यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो सका, ऐसे संसाधनों के पूर्ण उपयोग, उनके पूर्ण शोषण यानी उनका पूर्ण यूटिलाइजेशन वाली बात जो होती है उसके लिए पूर्ण एवं विकास की संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। उन देशों में, अल्प विकसित देशों के लिए विकास का कॉन्सेप्ट है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो आर्थिक वृद्धि एवं विकास में पाए जाने वाले प्रमुख अंतर हम एक टेबल के अनुसार बता सकते हैं। नंबर 1 अंतर आप देख सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि विकसित देशों से संबंधित है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, अल्प विकसित देशों से संबंधित है। नंबर 2 है आर्थिक वृद्धि नियमित घटनाओं का परिणाम है। दूसरा है आर्थिक विकास सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम है। तो नियमित घटनाओं का परिणाम और इधर सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम, इसमें दोनों में अंतर है। एक रेगुलर सी घटनाएं घट रही हैं, ग्रोथ चल रही है इकोनॉमिक में, नए जो उत्पादन है वो बढ़ रहा है तो हम कहेंगे वृद्धि हो रही है। लेकिन विकास में क्या होगा, देयर इज़ सम इनोवेशन, देयर इज़ सम सृजन, न्यू कुछ क्रिएशंस हो रहे हैं, नए एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं कंट्री में, तो हम कहेंगे कि विकास हो रहा है। थर्ड है आर्थिक वृद्धि का अर्थ है अधिक उत्पादन, जबकि आर्थिक विकास का अर्थ है अधिक उत्पादन, नवीन तकनीक, यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी की बात आ गई है, न्यू इंस्टीट्यूशनल स्थापनाएं, इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, नई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात आ जाती है, तो उनके बीच में समन्वय हो रहा है, वो आर्थिक विकास की बात है, नवीन तकनीक एवं संस्थागत सुधार। और आर्थिक वृद्धि क्या है, स्वाभाविक एवं क्रमिक व स्थिर गति वाला परिवर्तन है, यानी कि एक सीक्वेंशियल हो रहा है और कंटिन्यूस हो रहा है और एक कांस्टेंट लेवल पे ग्रोथ हो रही है, यानी बढ़ रहा है आउटपुट, तो उसको हम कहेंगे कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। लेकिन आर्थिक विकास को क्या कहेंगे, जो प्रेरित एवं असतत प्रकृति का परिवर्तन होता है, यानी कि एक्चुअली अपने आप इंड्यूस्ड है, अपने आप स्वतः ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ पकड़ रहा है, क्योंकि हमने कई ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी, नए इंस्टीट्यूशनल चेंजेस कर दिए, तो उससे वो आप ये भी कह सकते हैं कि टेक ऑफ स्टेज आने लग गई है, तो हम ये कहेंगे कि आर्थिक विकास प्रेरित है ना। तो इस तरीके से इसमें अंतर है। नेक्स्ट है कि आर्थिक वृद्धि संस्थागत घटकों में परिवर्तन होने वाला स्वतः ही घटित होती रहती है, यानी कि इंस्टीट्यूशन में भी एक रेगुलर सी जो घटनाएं घट रही हैं उसको हम कहेंगे कि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे। लेकिन आर्थिक विकास जो है संरचनात्मक परिवर्तन करेगा, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर में से हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से हम सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो दी स्ट्रक्चरल चेंजेस विल बी देयर। देन आर्थिक
आर्थिक वृद्धि स्थैतिक साम्य से संबंधित है, यानी कि वहाँ पर एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी, लेकिन आर्थिक विकास प्रावैगिक साम्य से संबंधित है, यानी कि डायनामिज्म रहता है आर्थिक विकास में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ें आ गई। एक मैं आपके पास में ऐड कर देती हूँ कि इसमें वेलफेयर का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जुड़ा हुआ होता है, सोशल डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि केवल और केवल क्वांटिटेटिव इंक्रीमेंट की बात करती है। तो आर्थिक विकास के अगर हम निर्धारक तत्वों के बारे में बात करें तो प्रत्येक राष्ट्र का आर्थिक विकास अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। इन तत्वों को हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रथम श्रेणी तत्व जो विकास गति का शुभारंभ करते हैं, उन्हें प्रधान या प्राथमिक तत्व कहते हैं। ये तत्व यह प्रदर्शित करते हैं कि आर्थिक विकास क्यों होता है। दूसरी श्रेणी के तत्व जो प्रारंभ हो गई विकास की प्रक्रिया में सहायता पहुंचाते हैं, उन्हें हम अनुपूरक अथवा सहायक तत्व कहते हैं। ये तत्व बताते हैं कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर आर्थिक विकास का क्रम क्यों चालू रहता है। जिस देश में आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व अनुकूल होंगे, उस देश में आर्थिक विकास भी ज़्यादा होगा। इसके विपरीत जिस देश में ये तत्व निष्क्रिय होंगे, वहाँ आर्थिक विकास भी कम होगा। तो एडम स्मिथ से लेकर आज तक के सभी अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का विश्लेषण किया है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज में आर्थिक विकास के कुछ निर्धारक तत्वों का उल्लेख किया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के पश्चात तथा अर्थशास्त्र के जो सीमांतवाद यानी मार्जिनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, उसके प्रचलित होने पर आर्थिक विकास के विषय में अर्थशास्त्रियों की रुचि बहुत कम हो गई और सापेक्ष कीमतों एवं साधनों के आवंटन के सीमांतवादी सिद्धांत को, जिसमें दुर्लभता व चयन की समस्या पर अधिक बल दिया गया था, बहुत समय तक आर्थिक सिद्धांत में प्रमुख स्थान इसको प्राप्त रहा। 20वीं सदी के शुरू में और विशेषकर 1929 से 36 में, जबकि विश्व के पूंजीवादी देशों में महान मंदी आ गई थी, तो अर्थशास्त्री मंदी एवं व्यापारिक चक्रों की उपयुक्त व्याख्या खोजने में लग गए थे। वर्ष 1936 में जेएम कीन्स द्वारा लिखित रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा का सामान्य सिद्धांत में मंदी और व्यापार चक्रों का सही व्याख्या करने में बहुत उन्होंने सहायता करी। और कीन्स का सिद्धांत केवल अल्पकाल में आय और रोजगार निर्धारण की विवेचना करता है। इसके विपरीत आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी विकसित देशों में आत्मनिर्भर विकास के लिए कीन्सोत्तर विकास मॉडलों में प्रतिपादित होने से तथा अर्धविकसित देशों में आर्थिक विकास द्वारा देश में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई थी और फलस्वरूप विकसित व अर्धविकसित दोनों प्रकार के देशों में आर्थिक विकास की आवश्यकता और इच्छा के कारण इस विषय में अर्थशास्त्रियों की रुचि बढ़ती चली गई और असंख्य विकास मॉडल प्रतिपादित कर दिए गए। तो कुछ प्रमुख विकास मॉडल जो हैं, जैसे हैरट-डॉमर मॉडल है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। हैरट-डॉमर मॉडल है, हम मॉडलों पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इकोनॉमिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस वक्त केवल एक RAS IAS यानी कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बात की जाती है डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हैरट-डॉमर मॉडल प्रस्तुत हुआ, सोलो मॉडल हुआ, स्वान मॉडल हुआ, नवप्रतिष्ठित मॉडल हुआ, कैल्डोर, मीड, जॉन रॉबिन्स के, ये सब कैम्ब्रिज के विकास मॉडल हुए। विकसित देशों में विकास की समस्या का विश्लेषण ये सब करते हैं। इसी प्रकार अर्धविकसित देशों में आर्थिक विकास प्रोत्साहित करने के लिए कई सिद्धांत एवं मॉडल, जैसे रैगनर नक्से द्वारा अर्धविकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्याओं के बारे में बताया गया। हर्शमैन द्वारा आर्थिक विकास की व्यूहरचना बताई गई। आर्थिक लुइस द्वारा श्रम की असीमित पूर्ति से आर्थिक विकास बताया गया। AK सेन द्वारा, जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, उनके द्वारा तकनीक का चयन एवं और S चक्रवर्ती द्वारा विनियोग आयोजन की युक्ति प्रतिपादित किए गए। तो ये जो मॉडल्स हैं, 2 प्रकार के मॉडल्स हो गए, कुछ तो विकसित राष्ट्रों के लिए हुआ और कुछ अर्धविकसित राष्ट्रों के लिए हुआ। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के अलग अलग मॉडल प्रतिपादित करके आर्थिक विकास के विभिन्न निर्धारक तत्वों को बताने का प्रयास किया और आर्थिक विकास के विभिन्न तत्वों को गहनता से समझने के लिए इनको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। तो आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कौन से हैं? कुछ तो आर्थिक तत्व हैं और कुछ गैर आर्थिक तत्व हैं। तो आर्थिक तत्व में प्राकृतिक संसाधन है, पूंजी निर्माण है, तकनीकी एवं नवप्रवर्तन, विदेशी पूंजी, कौशल निर्माण एवं संगठन, और है पूंजी उत्पाद अनुपात, व्यावसायिक ढांचा, बाजार का आकार और आधारभूत संरचना और उद्यमशीलता। तो ये जो हमने 11 बता रखे हैं, उसमें प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, पूंजी निर्माण, पूंजी उत्पाद अनुपात, तकनीकी एवं नवप्रवर्तन और व्यावसायिक ढांचा, और विदेशी पूंजी, बाजार का आकार,
कौशल निर्माण एवं संगठन, आधारभूत संरचना, और 11 उद्यमशीलता। और जो गैर आर्थिक तत्व हैं वो राजनैतिक तत्व हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व हैं, धार्मिक तत्व हैं, नैतिक तत्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। तो ये हमने आज एक तरीके से आर्थिक विकास के बारे में बात करी और आर्थिक वृद्धि के बारे में बात करी, और इनको एक बार हमने उन मुद्दों पर बात करने की कोशिश करी है जो कि हमारे बीए पास कोर्स से लेकर बीए ऑनर्स और इकोनॉमिक्स में एमए प्रीवियस, एमए फाइनल, इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इन सभी में यह जो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का जो ये विषय है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने ज्ञान सुधा कार्यक्रम के तहत इसका ये आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। मैं डॉक्टर स्निग्धा शर्मा, प्रिंसिपल राजस्थान संगीत संस्थान और एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।